हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे VI शेयर के बारे में, वोडाफोन आइडिया के बारे में। और आपको बता दूं, ये शेयर मेरे पास बहुत टाइम से था, लॉन्ग टाइम से था, और इसमें मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग की है, इसलिए मैं वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, स्किप करते जाओगे तो नॉलेज भी स्किप होते जाएगा। तो अच्छे से देखो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा ये चीज़ से, क्योंकि एक ये पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में प्रॉफिट लेना कितना डिफ़िकल्ट होता है अगर हम बहुत लॉन्ग टाइम से रहेंगे शेयर में। तो इस वजह से देख लेना, और वीडियो अच्छा लगेगा अगर चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन, अच्छे शेयर्स पता चलते जाएंगे और आप प्रॉफिटेबल होते जाओगे। ठीक है, तो देखो आगे वीडियो में कि वोडाफोन आइडिया शेयर है कैसा और उसका पास्ट एंड फ्यूचर कैसा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूँ, वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी बहुत डाउन था, बहुत उसकी हालत ख़राब थी, शेयर की हालत। अगर लोगों को पता रहेगा, जिसके पास शेयर्स रहेंगे उनको पता रहेगा कि शेयर की हालत बहुत ख़राब थी। और फिलहाल ये अभी 1 साल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है और शेयर अच्छा खासा भागा हुआ है। तो उसके पीछे के रीज़न्स भी अलग अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी उसको सपोर्ट किया है। और ऑलरेडी जो आइडिया के फाउंडर थे कुमार मंगलम, वो भी उन्होंने रिजाइनेशन दे दिया है, वो हट गए हैं ये बिज़नेस से, और गवर्नमेंट को बोल दिया कि इसको सपोर्ट करो वोडाफोन आइडिया को। और गवर्नमेंट ने दिखाया उसका सपोर्ट, और उन्होंने कुछ जो भी AGR ड्यूज़ है, जो लाखों करोड़ों का इन पर कर्जा है, उसके लिए राहत दी है, 10 साल की राहत दी है, मोरेटोरियम दिया है, थोड़ा थोड़ा करके ये चुका सकते हैं। और बहुत कर्जा है ये कंपनी पे, लोन बहुत है, और ये ड्यू अचानक में पता चला है इनको। और ये गवर्नमेंट का भी बोल सकते हैं कि इतने साल से ये मांग नहीं रही थी, बट अचानक से ये पे भी नहीं कर रहे थे, इस वजह से वो बढ़ते गया और उस पर ब्याज बढ़ते गया, और ये बहुत तगड़ा इन पे लोन हो चुका है। और गवर्नमेंट तो माफ़ करने को रेडी नहीं है, तो इनको ये चीज़ें पे करनी पड़ेगी। तो जो भी कमाना है वो कर्जा चुकाने के लिए इनको कमाना पड़ेगा, ये समझ लो। और अभी हम इसका, और ऑलरेडी आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया और बाकी सारे जो भी टेलीकॉम के हैं शेयर्स है या टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनके रिचार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, प्लान्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब प्राइजेस बढ़ती जा रही है। तो अभी लोगों को इंटरनेट की आदत लगा चुके हैं, अभी ये लोगों से कमाना चालू करेंगे। ये सस्ते वाली चीज़ रिलायंस लेके आया था, जियो लेके आया था, जियो के बाद अभी सारे कंपनियों ने शेयर के उसके प्राइजेस, प्लान्स के प्राइजेस, रिचार्ज के प्राइजेस बढ़ा चुके हैं वो। और 5G भी आने वाला है, तो उस हिसाब से लोगों को उसकी आदत लगा चुके हैं, नेट की आदत लग चुकी है लोगों को। तो अभी इनका कमाना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया में इतने चेंजेस आए कैसे, ये शेयर इतना अप से डाउन कैसे गया, फिर डाउन से फिर से अप कैसे आ रहा है, क्या है इसके बारे में अभी हम इसके शेयर का जब हम देखेंगे उसमें पता करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसका मनी कंट्रोल पे जो प्राइस चल रहा है वो है, आज का जो प्राइस है इसका 16.40 पे क्लोज़ हुआ है। और ये स्टार्ट हुआ था सुबह 14.45 से, 14.45 से ये स्टार्ट होता है दिन में, और 16.70 का हाई मारता है। और ये इसका लाइफ टाइम का हाई है। लाइफ टाइम मतलब ये 52 वीक का, ये पूरे साल के अंदर का हाई है। और ये 4.55 से ये इतना जा चुका है, इतना भागा है, और इस वजह से ये शेयर ने अच्छा खासा लोगों को रिटर्न दिया है, 4 गुना तो रिटर्न दिया है। ये पकड़ लो, ये समझ लो, देख लो, इतना अच्छा खासा रिटर्न ये 1 साल के अंदर दिया है। देखो, शेयर पेनी स्टॉक है, फिर भी लोगों को रिटर्न दिया, इतना कर्जे में है। तो कौन सी कंपनी, देखो कर्जे वाली भी कंपनियां लोगों को प्रॉफिट देती है, तो कुछ ना कुछ और ये रिस्की ट्रेडर रहते हैं, ये रिटर्न वो ले लेते हैं। और किनको मिलता है, किनको नहीं मिलता है, और मुझे कितना रिटर्न मिला, मैंने कितना जनरेट किया रिटर्न, ये भी मैं बताऊंगा। मैं कब से होल्ड कर रहा था ये शेयर, ये भी मैं बताऊंगा, मेरे एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो ज़रूर एंड तक देखो, ताकि आपको भी कुछ सीखने मिले लाइफ में। ये बहुत अच्छी एक्सपीरियंस मैं खुद से शेयर कर रहा हूँ, खुद के लाइफ के। शायद कोई चैनल पे ये बता रहे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस, खुद के पोर्टफोलियो के बारे में, ये मुझे नहीं पता, बट ऑलरेडी
मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस, मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा हूँ, और ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, इसलिए मैं ये वीडियोस आपके लिए लाता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस में बताता हूँ कि इसके ये शेयर कैसा है। तो इसमें 9 स्ट्रेंथ है, 9 स्ट्रेंथ है इसमें, और ये बता रहा है कि राइजिंग नेट कैश फ्लो अच्छा खासा कंपनी में बढ़ गया है, तो कैश फ्लो होना चाहिए किसी भी, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी है और अच्छा खासा इसमें कैश फ्लो आ गया है। तो कैश फ्लो होना चाहिए, आवन जावन होना चाहिए, पैसा आना जाना चाहिए, तो अच्छा है। तो इसमें स्ट्रेंथ है, राइजिंग है, तो इस ऐसे 9 स्ट्रेंथ है जिसमें से एक ये है। और वीकनेसेस में एक ही वीकनेस है, तो एक वीकनेस यहाँ पे कौन सा बता रहा है कि उसका बुक वैल्यू जो है, असेट वैल्यू होता है, बुक वैल्यू होता है, जो शेयर का वैल्यू, ये सारी चीज़ें, तो वो बुक वैल्यू पर शेयर उसका ये जो लिखा है डिटरियोरेटिंग, मतलब है कि बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत भद्दा हो चुका है, या बहुत भयानक इसका बुक वैल्यू हो चुका है, बुक वैल्यू ख़राब हो चुका है। यहाँ पे देखो ये चीज़ बता रहा है, यहाँ पे ये माइनस में भी दिख रहा है, देखो बुक वैल्यू पर शेयर बहुत ख़राब है। ये चीज़ माइनस में मतलब ऑलरेडी बुक वैल्यू मतलब ये होता है कि इसका कर्जा इसी से पता चलता है, लोन वोन का चक्कर यहाँ से पता चलता है, तो कर्जा बहुत है और इस वजह से इसकी बुक वैल्यू बहुत ख़राब है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो अपॉर्चुनिटी 6 बता रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई है, स्ट्रेंथ बढ़ गया है, तो ये चीज़ें। और ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन टारगेट्स, अभी ब्रोकर लोगों ने इसके टारगेट्स देना चालू किए, इसके बड़े बड़े टारगेट्स आएंगे। थ्रेट इसमें कुछ भी नहीं बता रहा है। ठीक है, और आपको इसका ओवरव्यू बता दूँ तो मार्केट कैपिटल इसका देख लो 47,000 करोड़ की कंपनी। अभी ये 47,000 करोड़ किसके है, तो ये पब्लिक के हैं, इन्वेस्टर के हैं, और कुछ ये ओनर के हैं। ठीक है, पूरी की पूरी कंपनी के शेयर भी बेच देंगे तभी भी गवर्नमेंट का कर्जा ये चुका नहीं पाएंगे। कंपनी रन करने के लिए तो इतना मार्केट कैपिटल इनको ज़रूरी है, इतना स्टाफ है, इतने स्टोर्स है वोडाफोन के, तो ये सारे चलाने के लिए तो इतना लगेगा ही। तो और प्रॉफिट जनरेट करना है, अगर गवर्नमेंट का कर्जा चुकाना है, तो इतना मार्केट कैपिटल उनको चाहिए ही, और आगे भी उनको मार्केट कैपिटल लगेगा और कैपिटल जनरेट करने के लिए, रिटर्न जनरेट करने के लिए। ठीक है, और कमाने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इनको ये सारी चीज़ें लगेगी। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे कम है, 28% का डिलीवरी लोगों ने लिया है 20 डेज़ के अंदर, और फेस वैल्यू 10 का है। और यहाँ पे पी तो ख़राब है, देखो पी नहीं बता रहे, मतलब जो लॉस मेकिंग कंपनी होते हैं उसका पी नहीं दिखाते। ठीक है, और यहाँ पे इसका एडवांस चार्ट देख लेते हैं। अभी एडवांस चार्ट में ये बता रहा है, देखो 1 साल का जो चार्ट है उसमें देख लो, यहाँ से 1 साल से पहले 1 महीने का देख लेते हैं। 1 महीने में देखो अच्छा खासा मूवमेंट आया है। 10 रुपये का, 9 रुपये का जो प्राइस था वो वहाँ से ये 16 रुपये हो गया है, तो अच्छा खासा मूवमेंट 1 महीने में ही आ गया। 1 महीने में लोगों को बहुत अच्छा खासा इसने रिटर्न दे दिया। और यहाँ पे ये देख लो, ये इसका 3 महीने का चार्ट है, तो 3 महीने में भी इसने 5-6 रुपये से देख लो अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। तो लगभग ये बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 2.5 गुना तो रिटर्न 3 महीने के अंदर ही दिया है। फिर यहाँ से 6 महीने का रिटर्न देख लो, 6 महीने में भी ये लगभग यहाँ तक गया था 10 रुपया, और 10, साढ़े 10, 11 रुपया तक ये जा चुका था, फिर से गिर गया था 6 महीने पहले, फिर बाद में अगस्त में फिर से गिर गया था, 5-6 रुपया हो गया था, फिर से ये बढ़ना चालू हो गया, फिर अभी ये 16 रुपया हो गया। ठीक है, 6 महीने का भी रिटर्न अच्छा ही है। और 1 साल का इसका रिटर्न देख लो, 1 साल पहले इसका प्राइस भी 9-10 रुपया तो दिख रहा है यहाँ पे, फिर बीच में ये 13 रुपया भी गया था, 13.65। ठीक है, हाई इसका, तो वहाँ से ये गिरते 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 फिर से गिरा, फिर यहाँ पे आया था, और यहाँ पे फिर से प्राइस हो गया था 5 रुपये का जो प्राइस है अगस्त वाला, फिर वहाँ से ये बढ़ गया। तो 5 रुपये के प्राइस से ये 3 गुना तो हो गया है, ये अगस्त से ये शेयर 3 गुना हो चुका है। और यहाँ पे इसका 5 साल का चार्ट देख लो,
5 साल का जो चार्ट है, तो यहाँ पे देख लो ये शेयर पहले ये 46-43 रुपीज़ का था और फिर यहाँ से ये बढ़ गया और ये हो गया इसमें ये जो यहाँ पे 73 का हाई नज़र आ रहा है, ठीक है, 73 का हाई है। फिर बाद में वहाँ से तगड़ा गिरा था, फिर यहाँ पे 76 का भी हाई है यहाँ पे। तो 5 साल पहले इसका जो प्राइस था यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये शेयर फिर देखो एक बीच में अप गया था, फिर यहाँ पे डाउन आया, स्पीड में अप जा रहा था, फिर डाउन आ रहा था, फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर ये अप आया 68, 67, फिर 73, फिर वहाँ से जो 2018 से गिरा है तो गिरते ही आया है। तो मेरी बाइंग भी लगभग 4 साल पुरानी थी इसमें, और 4 साल पुराने का प्राइस मतलब यहाँ पे ही था 60-70 के आसपास वाला प्राइस था। और ये टाइम पे इसका नाम आइडिया ही था, आइडिया के शेयर्स मेरे पास थे और ऑलरेडी मैं इसमें पहले लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता था, क्योंकि सस्ते में कंपनी यही थी, एयरटेल एक था और आइडिया एक था, बाकी के शेयर्स नहीं थे टेलीकॉम में। तो एयरटेल का ऑलरेडी शेयर महंगा था तो ये सस्ता था, इस वजह से मैंने लिया था। और ये शेयर देख लो उसके बाद इसने, और वो टाइम पे मैं लॉन्ग टर्म ही करता था और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बहुत शेयर्स लेके रखे थे, तो कोई कोई बहुत अच्छे निकले और कोई कोई ख़राब हो गए। तो ये होता है, ये सीखने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो सीखो, इससे समझो क्या है, कैसा रिटर्न जनरेट होता है और कैसे लॉस से बचा जा सकता है और लॉस में से प्रॉफिट में कैसे आया जा सकता है। ये सीखने के लिए मैं ये आपके लिए वीडियो लाया हूँ और ऑलरेडी आप इससे बहुत कुछ सीख जाओगे और सीखोगे तो लाइफ में ये अच्छा ही रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रियल एक्सपीरियंस है, शायद कोई बताए या ना बताए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लो ये शेयर जब मैंने 70 के टाइम पे लिया था, 60-70 के पास लिया था, उसके बाद ये गिरा, तभी 50 रुपये के टाइम पे भी मैंने लिया। फिर बाद में ये अप जा रहा था, तो अप जाता है तो मैं नहीं लेता हूँ मोस्ट ऑफ शेयर्स, बट जब ये डाउन आ रहा था तब मैंने ये शेयर्स में इन्वेस्ट किया। और ठीक है, तो यहाँ से जो गिरा तो मुझे लगा कि वहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहा था। पहले जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी सिर्फ लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, और लॉन्ग टर्म में किसी शेयर्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, किसी के बोनस मिले हैं, किसी का क्या, ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ शेयर्स में आज भी वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म में से शेयर था, बट इसकी हालत धीरे धीरे बहुत ख़राब होती जा रही थी और सिचुएशन संभलने का नाम नहीं ले रहा था। तो बाद में ये वोडाफोन के साथ भी मर्ज होने के बाद, वोडाफोन और ये एक साथ आने के बाद भी, ऑलरेडी वोडाफोन बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, तो शायद उसके वजह से और अच्छा होने चाहिए। तो बट बाद में गवर्नमेंट के जो AGR के ड्यूज़ आए, लाइसेंस फ़ी, ड्यूज़, स्पेक्ट्रम फीस, ये सारी चीज़ें आई, तो उसके वजह से शेयर और ख़राब होते गया, इसका कर्जा जैसे बढ़ गया ये और ख़राब होते गया। तो एक टाइम पे ये आके 2 रुपये का भी हो गया था बीच में। यहाँ पे देखो 2 रुपये का लो दिख रहा है, यहाँ पे ये 2020 का जो प्राइस है, यहाँ पे 2-3 रुपये तक ये शेयर आ गया था। और मैंने फिर यहाँ से मैंने 2020 से स्विंग ट्रेडिंग चालू की है। पहले मैं ओनली लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता था, मैं ट्रेडिंग नहीं करता था, और ट्रेडिंग किया भी है तो मैंने ऑप्शन और ये सारी चीज़ें किया है मैंने, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह मैं करता था, ठीक है। और बाकी की चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए रखता था, बट इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग हम जो प्रॉफिट कमाते हैं वो कभी ना कभी फिर से लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके लिए जितना भी कर लो हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, और मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते, कभी प्रॉफिट से खुश रहते और कभी कभी बहुत दुखी हो जाते अगर लॉस हो जाता है। और उसी को लॉस को कवर करने के पीछे हमारे पूरे हम मतलब इसका है कि हमारा मेंटली डिप्रेशन में भी जाते हैं। कभी कभी यही सोचते हैं कि अगर हमने 10,000 कमाया तो 15,000 खो दिया, और कभी मैंने एक बार 30,000 कमा लिया तो 30,000 नेक्स्ट डे भी अपन खो जाते, ज़्यादा भी जाता है, कभी कभी 2 दिन लॉस हो जाता है, कभी 1 दिन, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे रहते हैं, ऑपरेटर बैठे रहते हैं, तो ये चलता रहता है। और उसके लिए पूरा बाकी सब काम धंधा छोड़ के सिर्फ इसके पास ध्यान देना पड़ता है, पूरा का पूरा 6 घंटा उसको
अच्छे से देखते रहना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती है और उतना टाइम में दे नहीं पाता। इसलिए और जितना भी दो उतने में कहीं ना कहीं अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं तो उससे और भी सिचुएशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि स्टॉप लॉस तोड़ने के लिए बैठे रहते। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है। कोई कोई लोग कर लेते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि अगर नेटवर्थ अच्छी बनानी है, प्रॉफिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा बनना है, अगर हमको राकेश झुनझुनवाला जैसा बनना है, राधा किशन दमानी जी जैसा बनना है, वॉरेन बफेट जैसा बनना है, जो कि सबसे ज़्यादा कमाने वाले और लॉन्ग टर्म से कमाया उसके मिसाल है ये, ठीक है। तो इनके जैसा बनना है तो स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ही सबसे बेस्ट लगा मुझे। स्विंग ट्रेडिंग से भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ये सबसे बेस्ट है। तो इसी वजह से मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता था, बट लॉन्ग टर्म में भी कौन से शेयर्स लेने, कैसे लेने, ये भी आप पर डिपेंड होता है। लेकिन देखो, मार्केट में दो ऑप्शन होते हैं, तो दो में से एक कोई चूज़ करना है, तो हम कभी कभी जो सस्ता है, कमज़ोर है, उसको चूज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर शायद वो टाइम पे मैं ओनली एयरटेल लेके रखता तो एयरटेल में मुझे प्रॉफिट ही होता, भारतीय एयरटेल लेके रखता तो। लेकिन मैंने वोडाफोन को चूज़ किया ताकि मुझे लगा कि इसका फ्यूचर और अच्छा होगा। बट वहाँ से देखो, ये शेयर ने जितना डाउन जाते गया, तो फिर बाद में मैंने 2020 से जब ये लॉकडाउन चालू हुआ, तो लॉकडाउन से मेरे पास बहुत टाइम ही था और ऑलरेडी लोग काम धंधा छोड़ के घर पे ही थे, तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा टाइम मिला। तो इसमें से मैंने स्विंग ट्रेडिंग पे पूरा अपना फोकस जमा लिया और इस वजह से मैंने जब जब जितने शेयर्स गिरते गए, वो मेरे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो वाले भी शेयर्स गिरे, तो उसको भी मैंने पूरा जितना होता है उतना पैसा लगा के उसको जितना होता है उतना पैसा लगाया मैंने और उसको फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो मैंने पूरा नेगेटिव वाला मेरा पोर्टफोलियो जो तगड़ा बहुत डाउन था, 50-60% तक जो मेरे शेयर्स डाउन थे, मेरा पोर्टफोलियो डाउन था, उसको मैंने प्रॉफिटेबल बनाया। और ये सारा कमाल मेरे स्विंग ट्रेडिंग के वजह से हुआ। और कुछ शेयर जो है उसको बहुत ख़रीदना पड़ा, जैसे कि इसमें से ये वोडाफोन आइडिया है, क्योंकि ऑलरेडी इसका बाइंग सोच लो, मेरा 70 का अगर बाइंग है तो मुझे उसमें कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ऑलरेडी अगर मैं सोच लो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में ही लेके रखा होता है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता था, अगर फिर उसी के लिए मुझे वो एवरेज प्राइस 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपये की लाने के लिए मुझे बहुत सारे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। और इतने सारे शेयर्स खरीदने के लिए भी एक ही शेयर्स पे इतना भरोसा करना भी कभी रॉन्ग भी हो सकता है। तो फिर भी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्ट करते गया, एवरीडे इन्वेस्ट करते गया और आज उसमें से मैं बाहर निकला। मेरे पास बहुत शेयर जम गए थे, मेरे पास बहुत जमा हो गए थे इसके शेयर्स, और फाइनली इसमें से मैंने 21% प्रॉफिट निकाला है। तो समझ लो ये यहाँ से मेरा प्राइस यहाँ था, बट मैं यहाँ पे लॉस में नहीं निकला। ये 2 रुपये का भी तो हो गया था, तभी भी मैं कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा था। 4 रुपये का हुआ, 5 रुपये का हुआ, 6 रुपये का हुआ, 7 रुपये का हुआ, 8 रुपये का भी हुआ, 10 रुपये का, जितना हो रहा है मैं खरीदते गया। बाद में मेरा जो प्राइस था 70 रुपये वाला प्राइस मेरा 13 रुपये हो गया। तो 13 रुपये से आज ये 13-13.5 रुपये हुआ, आज ये 16.5 तक गया और 16.5 पे मैंने इसको प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। और अच्छा खासा मुझे लगा कि स्ट्रैटेजी वर्क करती है। देख लो 4 साल पुराना वाला, अगर मैं इसका 70 तक वेट करते बैठता कि 70 आ जाए, 70 आ जाए या 50 आ जाए से, तो इसमें पूरा और 5 साल जाते या 10 साल जाते ये पता नहीं, क्योंकि ये शेयर में अभी मूवमेंट देना बहुत, क्योंकि इसको जो कमाना है वो कर्जा चुकाने के लिए कमाना है। तो इतना बड़ा रिस्क, और मुझे यही था, मुझे कॉन्फिडेंट था कि कंपनी जल्दी डूबेगी नहीं, क्योंकि ये मार्केट में 2 या 3 ही ऑपरेटर्स है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, जो कि जिनके लोग यूज़ करती है सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे और ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो इसको ज़िंदा रखेंगे कुछ ना कुछ करके। तो ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, बट कुछ भी हो तो इनका जो भी कमाई होगा वो गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं ये शेयर में से निकल गया, फाइनली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करके ही निकला। और ये मेरी सक्सेस है कि जो लॉस मेकिंग शेयर है उसमें से भी मैं प्रॉफिट निकाल ही लेता हूँ।
और ये लॉन्ग टर्म का शेयर था मेरा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये रॉन्ग हुआ। और इसके और बैड न्यूज़ किसी की भी आ सकती है। ख़राब शेयर वो टाइम पे अच्छा होता है, बट अचानक में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ आ जाती है और उसके बाद कभी कभी शेयर से निकलने का मौका नहीं मिलता है। अगर सोच लो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो यहाँ पे 60-70 पे और कंटिन्यूसली शेयर गिर रहा है, तो आप बाहर कब निकलोगे, क्योंकि वो कभी ऊपर ही नहीं जा रहा है। अगर ऊपर ही नहीं जाएगा तो आप निकलोगे कैसे, और डाउन में निकलोगे तो लॉस, आपने तो पहले ही हार मान ली है। तो हार मान लिया तो आपकी हार तो निश्चित है कि मतलब उसके बाद शायद आपको थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे मिलते, बट यहाँ पे मुझे जीतना था तो वो टाइम पे मैंने नहीं ख़रीदा। बट जैसे ही ये लॉकडाउन कोविड का सिचुएशन चालू हुआ, वो टाइम से मैंने ये ट्रेडिंग पे कंप्लीट ध्यान देना चालू किया और स्विंग ट्रेडिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, और इसी पे फोकस करने की वजह से आज मैं कम्प्लीटली स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ। और इस वजह से मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूँ, और ऑलरेडी जो भी प्रॉफिट बुकिंग के मेरे स्क्रीनशॉट से जो भी है, मैं पहले स्टार्टिंग में ओनली स्क्रीनशॉट शेयर करता था और एक एक दिन में मैं 5-5, 10-10 शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करता था। इतना तगड़ा मैं प्रॉफिट बुकिंग करता था। अभी मेरा पोर्टफोलियो भी बहुत डाइवर्सिफाइड हो गया और बहुत सारे 3-4 पोर्टफोलियो में मैं हैंडल करता हूँ, तो इस वजह से मेरे पास शेयर्स के कंपनियाँ भी ज़्यादा होती है और क्वांटिटीज़ भी ज़्यादा होती है, पोर्टफोलियो अमाउंट भी ज़्यादा होता है। और कभी ना कभी ऑलरेडी अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चल रहा है, तो इस वजह से सारे शेयर्स डाउन थे, शेयर मार्केट डाउन था, बट फाइनली अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है। मेरे शेयर्स भी प्रॉफिट में अभी आ रहे हैं, और जो प्रॉफिट में थे ऑलरेडी वो फिर से डाउन गए थे, क्योंकि सबका प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था। तो जो नज़दीक थे प्रॉफिट के टारगेट के मेरे, वो भी डाउन चले गए थे, बट एकदम डाउन नहीं गए थे। जहाँ पे 10%, 15%, 20% दिख रहा था, वहाँ से ये फिर से 10-5 पे आ गए थे। अभी फिर से वो ऊपर आ रहे हैं, तो उसमें से भी मैं जल्द से जल्द और प्रॉफिट्स निकालूंगा और प्रॉफिट बुकिंग के वीडियोस लाऊंगा। और वो पुराने नहीं है, वो लॉन्ग टर्म वाले नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए लिए हुए शेयर्स है। ये मेरा लॉन्ग टर्म का था, इसलिए मैं इसके बारे में आपको इतना डिटेल्स में बता रहा हूँ। और ये सीखने के लायक है कि देखो कैसा ऐसे सिचुएशन में भी निकला जा सकता है। और ऑलरेडी अगर कोई शेयर 2 रुपये का बन जाता है, तो 2 रुपये एक शेयर के पीछे मतलब इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी नहीं होती है, बट क्वांटिटीज़ मैटर करती है। कितनी क्वांटिटीज़ डालोगे तो कितना प्राइस बनेगा उसका। तो उसमें मैंने बहुत सारी क्वांटिटीज़ खरीदते गया, और तब मेरा जाके वो 12-13 रुपये का प्राइस आया। क्योंकि उतना प्राइस 70 रुपये तक मैं वेट करता, तो मेरी शायद और 5 साल 10 साल कितने साल जाते वो पता नहीं, क्योंकि ये कंपनी कब प्रॉफिटेबल होती है वो पता नहीं है। ठीक है, तो अभी इसका हम मैक्स वाला भी देखेंगे, तो ये लाइफ टाइम में कहाँ से ये कहाँ आ गया ये भी देख लेते हैं। चलो, इसका जो ये 2008 से जो कंपनी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे 51 का प्राइस था, और एक बार ये 99 भी गया था, फिर यहाँ से डाउन आया था। देखो, फिर ये अप गया था, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर ये इसका चार्ट का हिस्ट्री था। और 116 तक हाई गया था, फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर यहाँ से इसने 125 का हाई बनाया 2015 में, फिर वहाँ से गिरते गया। तो ये कंपनी में अप्स डाउन्स बहुत थे। फिर बाद में ये कंपनी ज़्यादा उठ नहीं पाई, बाद में गिरी तो गिर ही गई। तो ये था इसका चार्ट, और मैंने मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस बता दिए। मैंने ये मेरा टाइम ये बता दिया कि मैं कितने टाइम से इसमें इन्वेस्टेड था, कितना प्रॉफिट बुकिंग किया है, और कितना डिफ़िकल्ट होता है अगर लॉन्ग टर्म में कोई शेयर अपना गलत निकल जाता है तो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म किस में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ऑलरेडी मैं वो टाइम पे, और मैंने कल ही राधा किशन दमानी जी का वीडियो डाला था, उसमें भी कोई शेयर से लॉस मेकिंग भी है, ताकि आप ये ना बोलो कि आपको लॉस मेकिंग कंपनी में क्यों डालना चाहिए। ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टर्स लोग भी डालते हैं। और आपको बता दूँ, राकेश झुनझुनवाला जी ने भी येस बैंक में भी डाला था। 70 रुपीज़ का जब प्राइस था तब उन्होंने इन्वेस्ट किया था येस बैंक में। तो लोग लॉस मेकिंग कंपनी में भी करते हैं, बट वो अपने रिस्क पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी देती नहीं है। अभी अगर किसी ने 4 रुपये 2 रुपये का प्राइस था तब लोगों ने इन्वेस्ट किया रहता, तो उनको 7-8 गुना तो प्रॉफिट मिलता, बट लोग रिस्क लेने से डरते हैं।
और जो रिस्क नहीं लेता वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट मतलब रिस्की है, ऐसा मत सोचो कि शेयर मार्केट से कोई भी इजीली पैसा कमा लेगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट में अप्स डाउन आते जाएंगे, कभी शेयर अपर है तो कभी लोअर है, ये चीज़ें होती जाएगी। अभी यहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें देख लो। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस में एक वीक का इसका रिटर्न देख लो, लगभग 28% दिया है। एक महीने का रिटर्न देख लो, इसने 57%, 58% दिया है। 3 महीने का रिटर्न इसने 95% दिया है। और स्टार्टिंग से ये जनवरी से अभी तक इसने 54 तक रिटर्न दिया है। और 1 साल का इसका रिटर्न है लगभग 66%, 65% तक है। 3 साल का रिटर्न इसका माइनस है, 21% माइनस है। तो रिटर्न ये अभी 1 साल के अंदर अच्छा जनरेट करके दिया है लोगों को इसने। ठीक है, 3 महीने का सबसे ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न है इसका। और यहाँ पे एक लेटेस्ट न्यूज़ है इसका, 7 दिसंबर का न्यूज़ है, जो तानला प्लेटफॉर्म करके शेयर है, कंपनी है, और उसके साथ इसका पार्टनरशिप हुआ है। और ये मैसेजिंग की है और आईटी कंपनी है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। तो ये कंपनी के साथ इसका पार्टनरशिप हुआ है वोडाफोन का। तो इस वजह से भी कंपनी के लिए ये अच्छा ही है, कोई अदर कंपनी भी इसको सपोर्ट कर रही है करके। और तानला कंपनी का शेयर भी आप देखोगे तो 1700-1800 का कुछ प्राइस है इसका, और अच्छा खासा शेयर है, कंपनी है, और उसके साथ इसका पार्टनरशिप हुआ है। तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ होती है, जब तक न्यूज़ है तब तक शेयर में ताकत आती है, उछलता है, और इसी में लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। इसमें कोई निकल जाते हैं, कोई फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, न्यूज़ पे होती है। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। और जो फंस जाते हैं वो कभी कभी लॉस लेके ही निकलते हैं, लेकिन हम तो प्रॉफिट लेके निकले। हम तो लॉन्ग टर्म के पहले थे, बट अभी हम इसमें शॉर्ट टर्म में ही अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लो 83% जो जनता बोल रही है इसको बाई करो बोल रही है। और यहाँ पे ब्रोकर लोग जो है, बड़े बड़े जो जिनके पास हम ब्रोकिंग के अकाउंट निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट निकालते हैं, वो लोग देखो ICICI डायरेक्ट है और मोतीलाल ओसवाल, ये क्या बता रहे हैं देखो। इन्होंने 17 अगस्त को सेल का रिकमेंडेशन दिया था, जब इसका प्राइस था 5.74। वो टाइम पे इसने बोल दिया, देखो अगस्त को ही सेल करने बोला, और अगस्त से ये बढ़ना चालू हुआ। उल्टा काम करते हैं कभी कभी। हाँ, और टारगेट बताया था 4 रुपये का। ठीक है, तो 4 रुपये आया नहीं आया पता नहीं, बट उसके बाद तो शेयर अच्छा खासा भागा हुआ है। ये सेल बोल दिया था। और मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल था और 9 का टारगेट दिया था, 8 रुपये 8 का था, तो लगभग सेम ही टारगेट दिया था, 20 पैसे का टारगेट दिया था। तो कोई ख़ास यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है इनका, देख लो। और शेयर आज देखो कितना ऊपर है। तो किसको फ्यूचर पता है? इनको पता है या आपको पता है? मुझे पता है। तो फ्यूचर मोस्ट ऑफ किसी को नहीं पता रहता है, हर कोई रिस्क लेना पड़ता है, और खुद पे ट्रस्ट करना पड़ता है, कंपनी पे ट्रस्ट करना पड़ता है, और पेशेंस रखना पड़ता है, तो ही प्रॉफिट होता है। और स्ट्रैटेजीज हमारे पास होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वैसा हुआ तो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें पहले से सोच के रखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देख लो रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू जो देख रहे हो 2017 से रेवेन्यू तो अच्छा जनरेट कर रही है, ये दिख रहा है। ठीक है, 2017 का रेवेन्यू है 35,000 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे 28,000 करोड़ 2018 का है, फिर 37,000 करोड़ 2019 का है, फिर 44,000 करोड़ या 45,000 करोड़ 2020 का है, या यहाँ पे 42,000 करोड़ 2021 का है। तो अच्छा खासा रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है, रेवेन्यू इनकम तो आ रहा है, बट प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। तो प्रॉफिट नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो पूरा ये देख लो, पूरा प्रॉफिट जो भी है कौन लेके जाएगा? गवर्नमेंट लेके जाएगी, प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी। और यहाँ पे देख लो किसके किसके इसमें इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डिंग देख लो पहले। अभी शेयर होल्डिंग में यहाँ पे देख लो, प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है। प्रमोटर्स, इसके ऑनर जो भी है, उनके पास सबसे ज़्यादा शेयर है, 72% शेयर है। ठीक है, और
इसका जो पब्लिक के पास देखो 22% तक पब्लिक ने भी इसमें अच्छा खासा होल्डिंग करके रखा हुआ है। पब्लिक के पास भी शेयर्स है। फिर वो सोचती है कि वोडाफोन बहुत आगे जाके बहुत अच्छा मल्टी बैगर बन जाएगा, वो बहुत कमा के देगा। जब देगा तब की बात है, क्योंकि कर्जा भी बहुत है, और नहीं दिया तो आगे पता नहीं क्या होगा। बट ये पब्लिक ने भरोसा रखा हुआ है और एफआईआईज़ ने भी भरोसा है। एफआईआईज़ ने 4% तक इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, होल्डिंग है उनका। और डीआईज़ ने भी 1.5% तक इन्वेस्ट किया है। तो एफआईआईज़ है वो 164 है, ये सितंबर का डेटा है। फॉरेन के इन्वेस्टर जो है वो 164 है और 9 लोग कम हो चुके हैं। और म्यूचुअल फंड 17 म्यूचुअल फंड है जिसने वोडाफोन को लिया है, ख़रीदा हुआ है, और जो 4 अभी कुछ कम हुए हैं। तो ये इसका डेटा है। और यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ये रिस्की शेयर है, और जो रिस्क लेना चाहता है लाइफ में, बहुत रिस्क लेना चाहता है, वो जब चाहिए इसको बाय कर लो। बट मैं अभी बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी ये हाई लग रहा है मुझे, तो कभी भी 52 वीक हाई के पास मत खरीदो। और ऑलरेडी ये रिस्की शेयर है, तो रिस्की ट्रेडर ही, अगर लाइफ में रिस्क लेने की आदत है, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया डूब गया तो चलेगा, मैं ये लेके रखता हूँ, इतना भरोसा करते हो तो 5,000 डूबे या मिले उसके शेयर्स अगर लेके रखते हो लाइफ टाइम में, अगर ये 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया कभी हो जाएगा, फ्यूचर में कभी कुछ हो जाएगा, ये कंपनी ज़िंदा रहेगी और टिकेगी, तो आप बहुत मालामाल हो जाओगे अगर इसके अच्छे दिन आ गए तो। अगर नहीं आए तो आपका जो भी पैसा लगाया वो डूबने के चांसेस भी है। बाद में 1 रुपया हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा, बाद में ये शेयर डीलिस्टेड हो जाएगा और ये कंपनी शायद रहे ना रहे पता नहीं। ठीक है, तो होप रख सकते हैं। रिस्क है लाइफ में, शेयर मार्केट रिस्की है, रिस्क का कुआं है, बहुत सारा पैसा तो है इसमें, बट सही इन्वेस्टर, सही ट्रेडर ही कमा सकते हैं। बहुत कम लोग कमा लेते हैं, 5 या 10% ही लोग अच्छा खासा इसमें से रिटर्न कमा लेते हैं, बाकी सब लॉस ही करते हैं। तो प्रॉफिटेबल बनना है तो अच्छे अच्छे शेयर्स में ही इन्वेस्ट करो। अगर रिस्क लेना है तो थोड़ा बहुत 3 रिस्क लो, लाइफ में लेना है तो ऐसे शेयर्स थोड़े रिस्की होते हैं, तो सोच समझ के रिस्क लो और समझ लो इसमें अगर आया तो ज़्यादा आ सकता है, नहीं आया तो डूब गए समझ के बैठ जाना है। ठीक है, तो या डीलिस्ट हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा रिव्यू था वोडाफोन आइडिया के बारे में। और आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है ये आपका डिसीज़न है, यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, सही लगी है, जेन्युइन है इन्फॉर्मेशन, ऑलरेडी मैं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मेरे पोर्टफोलियो के ही शेयर में आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, और उसकी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता हूँ, उसका ही स्टडी लाता हूँ, और ये आपके बहुत काम आ सकता है मेरा एक्सपीरियंस, और इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हो लाइफ में, ताकि आगे फ्यूचर में आप भी प्रॉफिट कर सको। और ऑलरेडी मैं प्रॉफिट के लिए ही अच्छे अच्छे शेयर्स भी लाते रहता हूँ स्टॉक टॉक में, और बहुत सारे जो प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी कोई अच्छे शेयर्स होते हैं और गिने चुने अच्छा स्टडी करने के बाद ही वो शेयर लाता हूँ। और ओनली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से भी लाता हूँ। लेकिन ये और ऐसी कंपनियाँ जो लॉस मेकिंग होती है, क्योंकि कंपनी का बोल नहीं सकते अचानक में उसके साथ क्या हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी अचानक में उसमें कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है और सडनली वो बंद होने के भी चांसेस होते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जेट एयरवेज भी देख सकते हो, येस बैंक भी देख सकते हो, एक टाइम पे क्या प्राइस था, कैसे हो गया। तो आप पूरी हिस्ट्री भी मैं चाहिए तो आपके लिए कभी ना कभी लाऊंगा किसी अलग अलग शेयर के बारे में। तो ये इसका हिस्ट्री था। ठीक है, तो कोई कंपनी का क्या हाल हो सकता है ये नहीं, लेकिन हमको अपडेटेड रहना है जिस भी शेयर में हम इन्वेस्ट करेंगे, और मैं आपको गाइड करूँगा, ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो लेकिन आपको सब्सक्राइब करके रखना है। सब्सक्राइब करने से तो घाटा होने वाला नहीं है, आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, आप भी प्रॉफिटेबल बनते जाओगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनने के ही इन्फॉर्मेशन आएगी और सही नॉलेज और जेन्युइन नॉलेज मिलेगा। कोई फेक या झूठे टारगेट्स नहीं बताए जाएंगे यहाँ पे।
ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।